हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है बेचारी देवरानी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे ओ गवार औरत, कहाँ मर गई? सुनाई नहीं दे रहा? कितनी देर से आवाज लगा रहा, जिंदा भी है या मर गई? राघव जोर से अपनी पत्नी अन्नू को चिल्ला रहा था। अन्नू बर्तन साफ करते हुए साड़ी से हाथ पोंछती हुई आई और बोली, क्या चाहिए आपको? मेरे मोजे और रुमाल कहाँ है? सोचा था पढ़ी लिखी पत्नी घर संभालेगी, मेरी सेवा करेगी, पर तुम्हारी हरकतें तो गवार जैसी है। और इन महारानी जी के तो नखरे पूरे नहीं होते। सुबह से सजना सवरना शुरू होता है, जैसे किसी कोठे पर बैठना हो जाकर। राघव बहुत देर तक बड़बड़ाता रहा। कुछ देर शांति रही, फिर वही चिल्लाने की आवाज आई, नाश्ता तैयार है कि वो भी होटल से मंगवाऊं? तभी अनु गरम गरम आलू का पराठा और दही ले आई। तभी ऐसा लगा जैसे कोई चीज राघव ने दीवार पर दे मारी हो। शायद नाश्ते की प्लेट थी। पूरी मिर्च की थैली उड़ेल दी है पराठे में। पति भूखा चला जाए तो ठूस ठूस कर खाएगी खुद। बेचारी अनु धीरे से बोली, अच्छा सादा पराठा ले आती हूँ। राघव ने कहा, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, अब शाम को मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा। अनु ने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? यूं इस तरह भूखे घर से जाएंगे तो मेरे गले से एक निवाला भी नहीं उतरेगा। तो राघव ने कहा, मरो जाकर। एक तमाचा अन्नू के गल पर दे दिया और पिछवाड़े का दरवाजा खोलकर गाड़ी यूं स्टार्ट की जैसे किसी जंग पर जाना हो। ऐसे मौके पर अक्सर राघव तेज गति से ही गाड़ी चलाता था। अम्मा जी सहित पूरा परिवार आंगन में आ गया था। नैना हर्ष अपनी माँ यानी अन्नू की जेठानी के पल्लू से मुंह छिपाए खड़ा था। अक्सर राघव की चीखें सुनकर परिवार के सदस्य तो क्या, आस पड़ोस के लोग भी जमा हो जाते। पर क्या मजाल है कोई एक शब्द भी कह सके। एक बार फिर आशान्वित नजरों से अन्नू की जेठानी प्रिया ने अपने पति पंकज की ओर देखा था। शायद पंकज कुछ कहे, पर नहीं, अपमान का घुट पीना पंकज को अच्छे से आता था। उधर अम्मा जी को देखकर भी यूं लगता जैसे तिरस्कृत होने के लिए ही उन्होंने राघव को पैदा किया था। वे भी मौन थी। चिढ़कर प्रिया ने ही अपना मौन तोड़ा और बोली, एक दिन आपका भाई राघव उस भोली भाली लड़की को जान से मार डालेगा, लेकिन आप लोग कुछ मत कहिएगा, यूं ही भूत बनकर रहिएगा। न जाने इतना अन्याय क्यों देखा और सहा जाता है इस घर में। गुस्से से प्रिया की आवाज कांप रही थी। उधर बेचारी अन्नू सिसक रही थी। प्रिया सोचने लगी, अब शाम तक यूं ही वह भूखी प्यासी अपने कमरे में लेटी रहेगी और राघव भैया शाम को लौटेंगे और ऐसा दिखाएंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक बार तो मन में आया अन्नू के कमरे में जाकर प्यार से उसका माथा सहलाए, सहानुभूति के चंद शब्द कहे जिससे उसके मन को शांति मिले। पर अन्नू जैसी स्वाभिमानी औरत को यह सब अच्छा नहीं लगता था। होठ सीकर मंद मंद मुस्कुराते रहना अन्नू का स्वभाव ही बन गया था। क्या मजाल जो राघव भैया के विरोध में कोई कुछ कह सके। प्रिया अपने कमरे में बैठ अतीत के पन्ने पलटने लगी। ब्याह करके जब घर में आई थी तो बहुत अजीब सा माहौल देखा था। राघव भैया और पंकज दोनों जुड़वा भाई थे, पर कुछ पलों के अंतराल ने पंकज को बड़े भाई का दर्जा दिलवा दिया था। शांत सरल और गंभीर स्वभाव के कारण ही पंकज बहुत आकर्षक दिखाई देते थे। उधर राघव भैया उग्र स्वभाव के थे। कोई काम तो क्या, शायद पत्ता भी राघव भैया की इच्छा के विरुद्ध हिल जाता तो यूं आंखें फाड़कर चीखते मानो पूरी दुनिया उन्हीं के इशारों पर नाचती हो। और पंकज राघव को नन्हे बालक के समान पुचकारते, सफाई देते। लेकिन राघव भैया तो जैसे ठान ही चुके होते थे कि सामने वाले का अपमान करना है। अम्मा जी तब भी अपने कमरे में सिमट जाया करती थी और बदहवास से पंकज भी घर छोड़कर बाहर चले जाते। मैं अपने कमरे में कितनी देर तक थर थर कांपती रहती थी। उस समय गुस्सा अपने पति और अम्मा जी पर आता था मुझे, जिन्होंने राघव भैया पर अंकुश नहीं रखा था। तभी तो वे बेलगाम घोड़े की तरह भागते जाते थे। घर के माहौल से परेशान हो एक दिन मैंने पंकज से बहुत झगड़ा किया था। बहुत बुरा भला कहा राघव भैया को, पर पंकज शांत रहे। गंभीर स्वभाव के साथ अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेर कर बोले, प्रिया, यदि राघव की जगह अगर तुम्हारा भाई होता तो तुम क्या करती? क्या ऐसे ही कोसती उसे? मैंने कहा, सच बताऊं, यदि मेरा भाई ऐसा होता तो मैं उससे संबंधी विच्छेद कर लेती।
हाँ पंकज, हमारे परिवार में बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि वे बड़ों का अनादर कर ही नहीं सकते, समझे? गुस्से के आवेग में बहुत कुछ कह गई थी। जब मन थोड़ा शांत हुआ तो खुद को ही समझाने लगी कि मेरे पति भी इसी परिवार के हैं, कभी दुख नहीं पहुंचाया उन्होंने किसी को भी। फिर राघव भैया का व्यवहार ऐसा क्यों? एक दिन अम्मा जी ने अखबार रद्दी वाले को बेच दिए। कुछ दिनों बाद राघव भैया को किसी खास दिन का अखबार चाहिए था। चिल्ला पड़े अम्मा जी पर। जैसे तैसे पंकज ने उन्हें शांत करते हुए कहा, आज ही ऑफिस की लाइब्रेरी से तो मैं न्यूज़पेपर लाकर दे दूंगा। फिर भी राघव भैया की जबान एक बार शुरू हो जाती तो उसे शांत करना आसान नहीं होता। गालियों की बौछार कर दी उन्होंने अम्मा पर। वे चक्कर खाकर गिर पड़ी। मैंने अम्मा को संभाला और उसी समय पंकज न्यूज़पेपर लेने चले गए। मैंने डॉक्टर को भी बुला लिया था, पर तब तक राघव भैया घर से जा चुके थे। डॉक्टर अम्मा जी को दवा देकर चले गए। उनका बीपी बढ़ गया था। मैं उनके सिरहाने बैठी रही। कैसे हृदयहीन व्यक्ति है ये, संबंधों की गरिमा तब तक नहीं पहचानते। दिन बीतते गए। राघव भैया की शादी के लिए अम्मा जी और पंकज परेशान थे। पंकज अपने भाई के लिए अच्छे घर की सुंदर सुशिक्षित लड़की लाना चाहते थे। अम्मा जी तो चाह रही थी मैं अपने मायके से किसी रिश्तेदार की लड़की को अपनी देवरानी बना लूं, पर मुझे तो अपने देवर राघव भैया का स्वभाव कभी अच्छा ही नहीं लगा। इस कारण जानबूझकर दलदल में कौन फंसे। एक दिन पंकज ने भी मुझसे कहा, प्रिया, राघव के लिए कोई अच्छी लड़की देखो। मैं आश्चर्य से पंकज का चेहरा देखने लगी। समझ नहीं पा रही थी वे वास्तव में गंभीर है या यूं ही मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा, राघव भैया के स्वभाव से तो वही औरत सामंजस्य स्थापित कर सकती थी जिसमें समझौता और संयम रखने की भावना कूट कूट कर भरी हो। घर हो या बाहर गुस्सा खोते एक पल नहीं लगता था उन्हें। नाक पर नींबू नहीं ठहरता था उनकी। मैंने पंकज से कहा, शादी भले ही करवाओ देवर जी की, पर उसकी स्थिति की कल्पना की है तुमने कभी पंकज, जब वे घर के शांत वातावरण को युद्ध भूमि में बदल देते हैं? मैं तो डर कर तुम्हारी शरण में आ जाती हूँ, पर उस बेचारी का क्या होगा? मैंने बात सही कही थी, पर पंकज ये सुन गंभीर थे। मेरी सोच चाहे कुछ भी हो, पर पंकज के तो वे प्रिय भाई और अम्मा जी के लाडले सुपुत्र और दोनों की दृष्टि में उनका अपराध क्षमा था। वैसे लड़का पढ़ा लिखा हो, अच्छी नौकरी करता, अच्छे घर से हो तो रिश्तों की कमी नहीं होती। राघव भैया दिखने में हैंडसम थे तो सहारनपुर वाले कमल कांत की बेटी अनु सभी को बहुत अच्छी लगी थी। जब रिश्ता तय हुआ तो मैं सोच रही थी क्या देंगे राघव भैया अपनी पत्नी को। उनके मुंह में तो सिर्फ कटु बाण ही है जो किसी के दिल की को सिर्फ पीड़ा ही दे सकते हैं। अनु के भाग्य में हमारे घर आना लिखा था, सो वो आ गई। 2 भाइयों की इकलौती बहन इतना दहेज लाई कि अम्मा जी पड़ोसिनों को गिनवा गिनवा कर थक गई थी। अपने साथ अनु संस्कारों की अनमोल धरोहर लाई थी। उसके सरल और सौम्य स्वभाव ने सबके मन को जीत लिया था। मुझे लगा देवर जी के स्वभाव को बदलने का सामर्थ्य देवरानी में है। शादी के दूसरे दिन रिसेप्शन का आयोजन था। पंकज की वकालत अच्छी चलती थी। बड़े लोगों में उठना बैठना था। राघव भैया चार्टेड अकाउंटेंट थे। निमंत्रण पत्र बांटे गए थे। बहुत से लोगों को बुलाया गया था। अन्नू को तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन को घर पर बुलाया गया था। लोगों का आना शुरू हो गया था। उधर अन्नू तैयार नहीं हो पाई थी। तभी राघव भैया कमरे में आ गए। गुस्से में थे। सामने अम्मा जी मिल गई तो उन्हें ही धड़क दबोचा और कहा, कहाँ है तुम्हारी बहू? महारानी को तैयार होने में कितने घंटे लगेंगे? मैं उनका स्वभाव अच्छी तरह जानती थी। बोली, ब्यूटिशियन अंदर है, बस 5 मिनट में आ जाएगी अनु। पर उन्हें धीरज कहाँ था। उन्होंने आओ देखा न ताओ जोर से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच गए। शिष्टाचार उन्हें छू तक नहीं गया था। ब्यूटिशियन को संबोधित कर गुस्से में बोले, अब जूड़ा मत बना, चोटी बना। गवारों को समय का ध्यान ही नहीं है। वहां लोग आने लगे हैं। अपमान और डर के कारण अनु के आंसू टपक पड़े थे। वह पूरी तरह कांपने लगी। तभी मैं भागकर पंकज को बुला लाई थी। पंकज भाई को शांत करते हुए बोले, राघव बाहर चलो, तुम्हारे यहाँ खड़े रहने से तो देर और हो जाएगी। अनु आ जाएगी। मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो पत्नी को सिर पर चढ़ाकर रखूं। मेरे मुंह से निकला शब्द पत्थर की लकीर होता है।
राघव ने कहा। पंकज उसे समझा बुझा कर ले गया। पंकज में ना जाने कितना धीरज था जो अपने भाई का हर कटु शब्द सुन लेता था। मुझे तो राघव किसी मानसिक रोगी से कम नहीं लगते थे। जैसे तैसे तैयार होकर नई बहू स्टेज पर पहुंच गई, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो अन्नू ने उदासी की चादर ओढ़ी हुई हो। मायका छोड़कर ससुराल में आते ही पिया ने कैसा स्वागत किया था उसका। फिर हंसी खुशी के माहौल से सब काम अच्छे से निपट गए। दूसरे दिन वे दोनों मनाली चले गए। उस दिन रविवार था। हम सब शाम को बैठ टीवी देख रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर अन्नू और राघव भैया थे। अनु हमारे बीच आकर बैठ गई, हंसती रही, बताती रही। राघव भैया अपने कमरे में चले गए। मैं बार बार अन्नू की उदासी सुनी आंखों में कुछ ढूंढने का प्रयास कर रही थी। बात करते करते अक्सर अनु चुप हो जाया करती थी, कभी हंसती तो कभी सहम जाती। ना जाने किस परेशानी में थी वो। मुझे कुछ भी कुरेदना अच्छा नहीं लगा था। दूसरे दिन से अनु ने घर के कामकाज में हाथ बटाना शुरू कर दिया। मेरे हर काम में हाथ बटाती, अम्मा जी की सेवा करती। राघव भैया के मुंह से कुछ निकलता तो अनु तुरंत कर देती। एक बात सोचने लायक थी कि पति के गुस्से वाले रूप से घबराकर अनु राघव भैया के पास पल भर भी नहीं बैठती थी। हमारे साथ बैठकर हंसती बोलती खुश रहती थी, लेकिन पति के पास जाते विचलित सी हो जाती। कई बार अनु जब पति का व्यवहार देखती तो उन्हें खींचकर सबके बीच लाना चाहती, लेकिन राघव भैया नए परिवेश में खुद को ढालने में असमर्थ ही रहते थे। अच्छे और प्रतिष्ठित परिवार में पली बड़ी लड़की संस्कार विहीन पुरुष के साथ कैसे रह सकती है? मैं कई बार सोचती थी इस आदमी से उसे घृणा नहीं होती होगी। एक बार पंकज टूर पर गए हुए थे। मैं अपने कमरे में कपड़े तह कर रही थी कि देवर जी की बड़बड़ाहट शुरू हो गई और कुछ ही देर में चिंगारी ने विस्फोट का रूप ले लिया था। उनके रजिस्टर पर मेरा बच्चा हर्ष आड़ी तिरछी रेखाएं खींच आया था। हर समय हर्ष चाची के कमरे में बैठा रहता था। अन्नू को भी हर्ष के बिना चैन नहीं था। बेवकूफ ने मेरा रजिस्टर खराब कर दिया, गधा कहीं का। अपने कमरे में रहता भी तो नहीं, यहीं पड़ा रहता है। राघव भैया चीखे थे। अन्नू ने एक शब्द भी नहीं कहा था। गुस्से में व्यक्ति शायद विरोध की प्रतीक्षा करता है, तभी तो बातें खींचती है। आग बबूला होकर राघव पलंग पर पसर गया। अचानक पलंग से उठा तो उसकी चप्पलें नहीं मिली। पोछा लगाते समय कामवाली ने शायद पलंग के नीचे खिसका दी थी। कामवाली तो मिली नहीं, सो उन्होंने पीट डाला मेरे बेटे हर्ष को। अनु हर्ष को बचाने लगी, पर वे तो अनु को ही पीटने पर तुल गए। मैं भागकर अपने हर्ष को ले आई थी और पीठ सहलाती जा रही थी और सोचती भी जा रही थी कि क्या हर्ष ने इतनी बड़ी गलती की थी। किसी को भी मैंने कुछ नहीं कहा था, चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही। पति को शांत कर कुछ समय बाद अन्नू मेरे कमरे में आकर मुझसे माफी मांगने लगी। मैं बुरी तरह उत्तेजित हो चुकी थी। अपने आप को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रही। बोली, देखूंगी जब अपने बेटे से ऐसा व्यवहार करेंगे तब। अन्नू दया का पात्र बनकर रह गई बेचारी। और क्या करती, हमेशा की तरह उसे बैठने तक को नहीं कहा था मैंने। शाम को अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए राघव भैया खिलौना ले आए थे। हर्ष तो सामान्य हो गया था। बच्चा जो था अपमान की भाषा कहाँ पहचानता था, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था कि यह खिलौना उनके सामने फेंक दूं और हर्ष को उनकी गोद से छीनकर अपने अहम की तुष्टि कर लूं। लेकिन संयम रखना पंकज ने खूब सिखाया था। उस समय अपमान का घुट पीकर रह गई थी मैं। उसके बाद तो जैसे रोज का नियम बन गया था। अनु जितना अपमान और आरोप सहती, उतनी ही यातनाओं की पुनरावृत्ति अधिक तीव्र होती जाती थी। कितना कुछ सुनती, जाहिल, गवार और ना जाने क्या क्या। कितनी बार रोते हुए देखा था मैंने। मैं सोचती थी सच में मेरी देवरानी पढ़ी लिखी होकर भी गवार है, मुंह तक नहीं खोलती। बेचारी देवरानी मैं होती तो कब का छोड़कर जा चुकी होती। प्रतिकार की भाषा अनु जानती ही नहीं थी और पति का विरोध करने के लिए उसके संस्कार उसे अनुमति नहीं देते थे। शादी को 1 साल हो गया था। वह सूख कर कांटा हो गई थी। अब तो मां बनने वाली थी। मुझे लगता उसकी संतान अपनी मां को यूं तिरस्कृत होते हुए देखेगी, या तो खुद उसका अपमान करेगी या उसी तरह गुमसुम सी बैठी रहेगी।
प्रिया अतीत में डूबी ही थी, तभी अनु आई और बोली, भाभी, मेरी भाभी का फोन आया है, वो मुझसे मिलने आ रही है। प्रिया ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर अनु चिंतित होकर बोली, आप तो जानती है इनका स्वभाव, ये बात बात में मुझे अपमानित करते हैं। भैया भाभी को मैंने कुछ नहीं बताया आज तक। यदि उनके सामने भी कुछ कहते हुए उसका गला रुंध गया। दोषी कौन है अनु? अत्याचार करना अगर जुर्म है तो उसे सहना उससे भी बड़ा अपराध है, प्रिया ने उसे समझाया। प्रिया संवेदना नहीं जताना चाह रही थी, सोई हुई अनु को जगाना चाह रही थी। प्रिया ने आगे कहा, पति को सब कुछ मानकर उसके पैरों की जूती बनकर जीवन नहीं काटा जा सकता अनु। पति पत्नी का व्यवहार दोस्त जैसा हो तभी वे सुख दुख के साथी बन सकते हैं। अनु आवाक सी प्रिया की ओर देखती रही। दूसरे दिन सुबह ही उसके भैया भाभी आ गए। वे बहुत ही अच्छे थे, सभी के लिए उपहार लाए थे। कभी अनु को दुलारते तो कभी राघव को पुचकारते। बहुत देर तक अनु को पास बैठाकर उसका हाल पूछ रहे थे, पर अनु यही जताती रही, वो यहाँ बहुत ही खुश है। एक दिन रुककर अम्मा जी से अनुमति ले अनु को अपने साथ ले गए। पहला बच्चा जो होने वाला था, वे अनु को अपने पास ही रखना चाहते थे। प्रसव का समय नजदीक आता जा रहा था। सब अनु के लिए चिंतित थे। कभी कभी उसके भाई का फोन आ जाता था। वे राघव और सबसे यही कहते कि उस समय उन सबका वहां रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने अनु की स्थिति चिंताजनक बताई थी। अब राघव का स्वभाव बदला बदला सा था। चुप्पी का मानो कवच ओढ़ लिया था उसने। ना चीखता ना गुस्सा करता। उसे देख ऐसा लगता था राघव अनु से दो बोल बोलना चाहता था। उसके जैसा आत्म केंद्रित व्यक्ति ने के मन में पत्नी के लिए थोड़ा प्यार विरह के कारण जागृत हुआ था, या अपने ही व्यवहार से शुद्ध होकर वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था, पता नहीं, पर वो बदल सा रहा था। एक दिन अनु के हॉस्पिटल की खबर सुन राघव के साथ प्रिया और पंकज भी अनु के मायके पहुंच गए। माँ तो अनु की बचपन में ही चल बसी थी। भैया भाभी उसकी सेवा यूं कर रहे थे जैसे कोई नाजुक फूल हो। वो हैरान सा राघव कभी पत्नी को देखता तो कभी अनु के भैया भाभी को। ऐसा प्यार राघव ने कभी देखा नहीं था। पिछले साल जब अनु को पेट दर्द हुआ था तो दवा लाने तो दूर राघव अपने ऑफिस में जाकर बैठ गया था। यहाँ कभी तो अनु को फल काट कर खिलाते तो कभी दवा पिलाते। 2 दिन तक प्रसव पीड़ा से छटपटाने के बाद अनु ने बेटी को जन्म दिया था। अनु के भैया भाभी उस बच्ची को हर समय संभालते रहते। इधर ये सब देख राघव के स्वभाव में कुछ परिवर्तन आया था, पर उसके बाद भी अनु बुझी बुझी सी ही थी, कम बोलती और कभी कभी ही हंसती। उसके बाद राघव और वे सब घर आ गए। कुछ ही दिनों के बाद अनु को वापस मायके लाने की बात उठी, पर अचानक अनु के निर्णय ने सबको चौंका दिया। वह बोली, मैं कुछ समय भैया भाभी के पास रहकर कुछ कोर्स करना चाहती हूँ। ये सुन प्रिया को ऐसा लगा जैसे दाम्पत्य के क्लेश और सामाजिक प्रताड़ना के कारण अनु का मनोबल मानो सुदृढ़ सा हो उठा। कहीं उसने राघव भैया से अलग रहने का निर्णय तो नहीं ले लिया। स्पष्ट लग रहा था कि कोर्स का तो मात्र बहाना है, वह हम सबसे दूर रहना चाहती है। उधर राघव बहुत परेशान था। इधर अनु के भैया भाभी ने निश्चय किया कि पति पत्नी के निजी मामले आपसी बातचीत से ही सुलझ जाए तो ठीक है। एक दिन राघव अनु से मिलने गया। प्रिया भी उसके साथ गई थी। अनु कमरे में बेटी के साथ बैठी थी। प्रिया बाहर बैठी हुई थी। उसे राघव और अनु की बातें साफ सुनाई दे रही थी। राघव ने कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन अनु फिर भी चुप ही बैठी रही। राघव ने फिर कहा, अनु, प्यार का मोल मैंने कभी जाना नहीं। यहाँ तुम्हारे परिवार में आकर पहली बार जाना कि प्यार, सहानुभूति के बोल मनुष्य के तन मन को कितनी राहत पहुंचाते हैं। उस समय कोई 6 वर्ष के रहे होंगे हम दोनों भाई, जब पिताजी का साया सिर से उठ गया था हमारे। उनकी मृत्यु से माँ विक्षिप्त सी हो गई। माँ घर को पूरी तरह से संभाल नहीं पा रही थी, और ऐसे समय में रिश्तेदार कितनी मदद करते हैं यह तो तुम जान ही सकती हो। माँ का पूरा गुस्सा तब मुझ पर उतरता था और मुझे लगता वे मुझसे नफरत करती है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई माँ अपने बेटे से नफरत नहीं कर सकती, अनु ने कहा। राघव ने बताया, माँ ऐसा इसलिए करती थी कि क्योंकि शायद पिताजी का मौत का जिम्मेदार वो मुझे मानती हो।
दिन मैं अपने दोस्त के साथ छत पर पतंग उड़ा रहा था। पतंग तार में उलझ गई। मेरा दोस्त निकालने लगा, तार से उसे करंट लगा। पिताजी उसे बचाने आए। दोस्त तो बच गया, पर पिताजी नहीं रहे। क्या माँ ने ये सब कहा तुम्हें? अनु ने पूछा। राघव ने कहा, नहीं, माँ ने कभी नहीं कहा, पर एक बार ताऊजी ने ऐसा मुझे कहा था और उसके बाद मैं महसूस करने लगा ये सब। अंदर ही अंदर हीन भावना से ग्रसित हो रहा था बस। पंकज भैया क्या विरोध नहीं करते थे? अनु ने पूछा। अनु, जब इंसान को अपने पूरे मौलिक अधिकार खुद ब खुद मिलते रहते हैं तो शायद दूसरी ओर उसका ध्यान कभी जाता ही नहीं। मुझे ही ऐसा महसूस होता हो। शुरू शुरू में चिड़चिड़ाहट होती, मुझे क्षुब्ध हो उठता था माँ के इस व्यवहार पर, लेकिन बाद में मैं चीख कर चिल्लाकर अपना गुस्सा प्रकट करना शुरू कर दिया। बच्चे से यदि उसका बचपन छीन लिया जाए तो उससे किसी प्रकार की अपेक्षा करना निरर्थक सा लगता है ना। धीरे धीरे मुझे दूसरों को नीचा दिखाने में मजा आने लगा। बीमार व्यक्ति को दुत्कारने में सुख की अनुभूति होती मुझे। कई बार तुम्हें प्यार करना चाहा भी तो मेरा अहम मेरे आगे आ जाता था। जिस भावनाओं को कभी महसूस नहीं किया उसे बांट कैसे सकता था? अपनी बच्ची को मैं खूब प्यार दूंगा, विश्वास दूंगा, जिससे वह समाज में अच्छा जीवन बिता सके। उसे बुरे वातावरण से हमेशा दूर रखूंगा। अब घर चलो अनु। राघव फूट फूट कर रोने लगा। अनु अब कुछ सहज हो उठी थी। राघव दया का पात्र बन चुका था। अनु समझ गई कि ये गुस्से और हीन भावना का बीज बचपन में ताऊजी ने राघव के मन में बोया था। ताऊजी तो अब रहे नहीं, पर बचपन से बोए हुए बीज ने राघव के अंदर खोखलापन और उसके भीतर असुरक्षा की भावना भर दी थी। फिर इसी से आत्मविश्वास डगमगाने लगा, इसलिए शायद वे उत्तेजित हो उठते थे और चिल्लाने लगते थे। अनु घर लौट आई थी। अनु और प्रिया दोनों मिलकर राघव को सहज करने की कोशिश करती, उसे सबके साथ बैठने को कहती, माँ के साथ समय व्यतीत करने को कहती। राघव धीरे धीरे अपनी सोच में परिवर्तन महसूस करने लगा था। वह राघव और उनकी छोटी सी गुड़िया बेहद खुश थे और प्रिया भी अपनी बेचारी देवरानी को देख बहुत खुश थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।